गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल के दिए गए हैं, हम वो टॉपिक कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट देखा था कि स्केलर चेन सोपान श्रृंखला क्या होती है। अब हम इसमें नेक्स्ट जो प्रिंसिपल करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, कौन सा है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, यानी द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट the principle of order state that there should be a place for everything there should be a place for everything and for every person. Everything and for every person. ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, कि सभी चीज़, व्यवस्था का सिद्धांत है कि प्रत्येक जो भी एक सभी ऑर्डर का मतलब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर का मतलब ये नहीं आदेश देना है, ऑर्डर का यहाँ मतलब है कि व्यवस्था का सिद्धांत, कि हर चीज़ के लिए एक प्लेस होना चाहिए और वो चीज़ उस जगह पर होनी चाहिए, यानी जिस जगह पर जिस चीज़ की, ठीक है, यानी स्थापित कर दे कि जहाँ पे मशीनरी रखी जाएगी वहाँ मशीनरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो रॉ मटेरियल्स रखा जा रहा है वहाँ पे वो होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी आप टूल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ टूल्स रखे मिलने चाहिए वहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे टूल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, आज आपने एक टूल्स एक कमरे में रख दिया, सेकेंड डे किसी और कमरे में रख दिया, तो आप आएंगे तो या कोई दूसरा पर्सन आएगा उसको ढूंढते रहेगा, तो काम कब करेंगे? ठीक है, यानी इसका सीधा सा ये रीज़न है। आप इसका एग्जाम्पल अपने घर से भी ले सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि आपकी जो बुक्स वगैरह है बुक शेल्फ में रखी होती हैं आपके घर में या आपके बैग में रखी होती है, अगर आपकी मम्मी उन बुकों को कहीं और रख दे तो यानी उसकी जगह तो उनकी बुक शेल्फ में थी, बट वो बुक आपको वहाँ पे नहीं मिलती, तो आप सारा घर एकदम से ज़्यादा उठा लेते हैं कि भाई हमारी बुक कहाँ गई, मुझे तो अपनी बुक चाहिए। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक चीज़ का एक प्लेस होता है और वो जो थिंग है वो उसी स्थान पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा व्यवस्था का सिद्धांत कहता है। ठीक है, यानी अब ये तो वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके साथ ही है। अब ये तो सिर्फ ओनली जो थिंग्स थी उनसे रिलेटेड था। अब बात करें पर्सन्स की, ठीक है, कि जो हमारे राइट पर्सन है उसको राइट प्लेस पे ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर इसमें ऑर्डर के साथ साथ सिर्फ वस्तुओं का ही नहीं, सिर्फ आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए भी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है वो फॉलो किया जाता है कि जैसे संस्था में कैसे भी लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जिसकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम दिया जाना चाहिए, जो राइट पर्सन है उसको राइट प्लेस पे ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो ऑर्डर सिर्फ मटेरियल या वस्तुओं का ही नहीं, जो उसमें काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको भी, ठीक है, यानी जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम कराना चाहिए। ठीक है, उचित योग्यता के साथ एक स्थान निर्धारित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार वस्तु सामग्री को भी स्थान रखना चाहिए, उनका भी पहले से स्थान निर्धारित करना चाहिए। ये बता देना चाहिए कि ये मटेरियल हमें वहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये पर्सन को काम यहाँ करना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बताता है।
एट द सेम टाइम एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन शुड बी इन देयर प्लेस, ठीक है। और उसी टाइम पे सभी चीज़ें अपनी जो वस्तुएं भी आ गई, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ गए, अपने टाइम पे होना चाहिए। जिसका जो काम है वो अपने काम पे आए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मटेरियल एंड पीपल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मटेरियल हो या पीपल हो, शुड बी इन राइट टाइम, ठीक है, शुड इन द राइट प्लेस, सही स्थान पे, एट द राइट टाइम, और सही समय पे, ताकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो चल सके। प्रोडक्शन प्रोसेस बिना किसी रुकावट के हो सके, जिससे ज़्यादा ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सके। पीपल शुड बी असाइन द जॉब दैट आर बेस्ट सुटेड टू देम। वो जॉब उनको असाइन करनी चाहिए जो उनके लिए बेस्ट हो। Fayol believe that this kind of order demand precise knowledge of the human requirements and resources of the firm and a constant balance between these requirements and the resources, ठीक है। यानी ऑर्डर फॉलो हमें बताता है कि जिस स्थान का जो स्थान है वहाँ पे होनी चाहिए, और देखते रहिए अगर उसमें कोई कमी आती है तो समय रहते उस कमी को पूरा किया जा सकता है। पर हमें इसकी पहले नॉलेज होनी चाहिए कि जो वस्तु है वो सही स्थान पर हो और सही समय पर मिले। तो ये हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यानी जो व्यवस्था का सिद्धांत हमें यह बताता है कि हर एक पर्सन के लिए एक प्लेस होना चाहिए और वो उस स्थान पर होना भी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये प्रिंसिपल बहुत ही ईजी प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये नहीं देख लेना कि आदेश देने का ऑर्डर होगा कोई, नहीं, व्यवस्था का सिद्धांत होता है। ये बताता है कि हर चीज़ को हमें व्यवस्थित करके रखना चाहिए। चाहे आप घर में भी मैनेजमेंट करते हैं, आपको भी जो चीज़ें जहाँ रखते हैं, जैसे आप अपने शूज़ हैं वो शूज़ रैकर में रखते हैं आप, ठीक है, उनको ऐसे आप नहीं निकाल के रख सकते, ठीक है, नहीं तो अगले दिन आप ढूंढते रह जाओगे मेरे शूज़ कहाँ रखे हुए। तो वही चीज़ें, वही जो प्रिंसिपल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में क्या है, फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर 10 आपका प्रिंसिपल था, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो इसमें हम करते हैं वो है नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, न्याय का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, न्याय का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर मस्ट इंस्टॉल इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टू एंश्योर दिस मैनेजर शुड बी फ्रेंडली, फेयर एंड काइंड इन डीलिंग विद देयर सबऑर्डिनेट। इक्विटी, समानता का सिद्धांत। समानता या न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि जो मैनेजर है उसको अपने सबऑर्डिनेट के साथ प्यार का रिश्ता, ठीक है, यानी फ्रेंडली होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड काइंड इन डीलिंग, ठीक है। फ्रेंडली, फेयर एंड काइंड इन डीलिंग होना चाहिए विद देयर सबऑर्डिनेट, ठीक है। फ्रेंडली भी होना चाहिए बिहेवियर उनका, काइंडली भी होना चाहिए, थोड़े दयालु भी होने चाहिए। ये नहीं कि वो आपको 8 घंटे का काम हो, आपको 10 घंटे के काम पे लगा ही रहे हैं, क्या कोई फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, ठीक है। जो उनका अप्रोच है लिबरल नहीं है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इक्विटी क्या होता है, तो इक्विटी में क्या होता है कि जो मैनेजर है उसको इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी रखनी चाहिए, ठीक है। द मैनेजर मस्ट इंस्टॉल इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। According to this principle, the manager must install equity in the organization. इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी समानता होनी चाहिए। टू एंश्योर दिस मैनेजर शुड बी
फ्रेंडली। इसके लिए क्या होना चाहिए? टू एंश्योर दिस मैनेजर शुड friendly, manager should friendly, fair and kind in dealings. Friendly, fair and kind in dealings. ठीक है, फ्रेंडली होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड काइंड इन डीलिंग्स, डीलिंग्स में काइंडली होना चाहिए उनको। ठीक है, विद देयर सबऑर्डिनेट, यानी जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ। विद देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी जो उनके सबऑर्डिनेट है उनके साथ। ठीक है, उनके अधीनस्थ हैं उनके साथ वो काइंडली होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए जो डील करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ। इट इज़ बिकॉज इक्विटी इन ट्रीटमेंट इज़ लाइक बाई एवरीवन। ठीक है, यानी जो समानता होती है वो सभी को अच्छी लगती है। अब डीलिंग में क्या है कि समानता का भाव होना चाहिए, मैनेजर की नज़र में सब समान है, कोई रंग भेद की नीति नहीं होनी चाहिए, कोई स्त्री पुरुष की भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पुरुष या मेल हैं या फीमेल कैटेगरी के जो फीमेल जो वर्क कर रही हैं, ठीक है, तो उनमें आप कोई भेदभाव करें। सबके मैनेजर की नज़र में सब समान होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर पुरुष प्रधान है तो पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाए, स्त्रियों को नहीं दिया जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो फेयर कैटेगरी नहीं माना जाएगा कि वो फेयर डीलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इक्विटी का होना चाहिए। इक्विटी ट्रीटमेंट इज़ लाइक बाय एवरीवन। अगर इक्विटी जो ट्रीटमेंट किया जाता है, सबके बारे सम्मान भाव रखा जाता है, तो वो सबको पसंद आता है। इक्विटी ब्रिंग्स लॉयल्टी एंड फोस्टर गुड एम्प्लॉय रिलेशन। ठीक है, तो इक्विटी ब्रिंग्स लॉयल्टी, इक्विटी से लॉयल्टी बढ़ती है। अगर आप सबको समान रखते हैं तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ज़्यादा लॉयल होते हैं। बट आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्सन के लिए, जिसको नेपोटिज्म भी बोला जा सकता है आजकल, जो बहुत चल भी रहा है चलन में, कि आप वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ को काम करने वालों को तो ज़्यादा मतलब महत्व दे रहे हैं, जो आपको ज़्यादा जानते हैं, जो आपके चापलूस होते हैं, आप उनके लिए तो ज़्यादा कुछ कर देते हैं। बट जो समानता का भाव नहीं रखते, कुछ पर्सन को समानता का भाव रखते हैं, कुछ पर्सन को बिल्कुल भी नहीं रखते। ठीक है, कुछ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ठीक है, तो इसी को ही इक्विटी के लिए बोला गया है कि पर एक मैनेजर के लिए सभी जो इनके एम्प्लॉय होते हैं वो समान होने चाहिए, उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई भेदभाव किया जाता है, ठीक है, तो ना तो जो उसके एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एम्प्लॉय रह पाते हैं, ना मैनेजर के प्रति लॉयल रह पाते हैं। ठीक है, यानी उनमें एक तरह की क्या होती हैं कि जैसे बोल सकते हैं कि उनमें एक दूसरे के प्रति शत्रुता उत्पन्न हो जाती है एक तरीके से, कि मुझसे ज़्यादा जो मैनेजर है उनको इम्पोर्टेंस दे रहा है, जबकि वो उसमें भी इतनी एबिलिटी है। तो इक्विटी का जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इसको फॉलो किया जाना चाहिए। सभी लोगों को इक्वल समझना चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो अपने सबऑर्डिनेट के साथ करते हैं उनकी नज़रों में, मैनेजर की नज़रों में सभी सबऑर्डिनेट समान होने चाहिए। ठीक है, वैसे मेनली तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इतना कुछ इक्विटी का जो ये प्रिंसिपल है फॉलो नहीं किया जाता है। इन रियलिटी में क्या होता है कि जो उनके जो चापलूस होते हैं, यानी जो उनके साथ बोल सकते हैं जो उनके मित्र वगैरह होते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, बट ये प्रिंसिपल ज़रूर फॉलो किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, न्याय का सिद्धांत, सबको इक्वल समझा जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रबंध का ये सिद्धांत कहता है कि प्रबंधक को अपने कर्मचारियों के साथ उचित समता, दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इससे जो नियोक्त और कर्मचारी हैं, यानी जो एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉई हैं, उनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बहुत ही अच्छा रिलेशन बनता है, गुड रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आपका जो 11 जो इसका प्रिंसिपल है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलते हैं, वो है नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर।
प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। द प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी रीजनेबल स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सनल इन अ फर्म। नो एम्प्लॉय मस्ट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर, ठीक है, यानी ये प्रिंसिपल हमें बताता है, ठीक है, कि रीजनेबल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सनल ऑफ द फर्म। दिस प्रिंसिपल स्टेट है, ये बता, इसमें सीधा सा इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि जो भी कर्मचारी हमारे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो स्टेबल होने चाहिए, यानी लंबे समय तक रखने चाहिए। ये नहीं कि उनको आपने पोजीशन पे उनको लगाया, वो पोस्ट उन्होंने की, उन्होंने कुछ समय बाद काम किया, छोड़कर चले गए। क्यों? इससे जो संस्था है यानी ऑर्गेनाइजेशन है उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिक्रूटमेंट पर खर्चा होता है, भर्ती पर होता है, उनके सिलेक्शन पे होता है, फिर उनको इनिशियली ट्रेनिंग भी कराई जाती है। तो इससे क्या होता है, जो संस्था की जो कॉस्ट है वो बढ़ती है, ठीक है। इनसे रिलेटेड आप जैसे कर्मचारी आ रहे हैं, फिर छोड़ के चले जाएंगे, फिर दूसरे आ रहे हैं, फिर छोड़ के चले जाएंगे, फिर से आपको दोबारा से उनकी रिक्रूटमेंट करानी पड़ेगी, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसलिए जो है ये जो प्रिंसिपल बताता है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जो कर्मचारियों हैं कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, यानी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं वो लंबे समय तक तो रहें, ठीक है, छोटे अंतराल पर संस्था को छोड़कर ना जाए, ठीक है। नो एम्प्लॉय मस्ट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी थोड़े ही समय में उनको, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो ना जाए संस्था को छोड़कर। हाउएवर, इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय शुड बी सैक्ड इमीडिएटली। द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर विल रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, यानी इसमें ये बात कहा गया है। पर इसमें यह भी नहीं कि अगर इनकम्पिटेंट पर्सन है, यानी वो पर्सन अयोग्य है, तो उसका ये नहीं अयोग्य होने के बाद भी फिर आप ये प्रिंसिपल लगाए कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर तो बोलता है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको लंबे समय तक रखना है, चाहे वो पर्सन इनकम्पिटेंट हो, चाहे वो पर्सन अच्छा ही ना हो, ठीक है, अपनी योग्यता के अनुरूप ही काम करने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है, इनकम्पिटेंट पर्सन है, उसको हमने टॉप लेवल मैनेजर पे उसको टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले जो मैनेजर्स होते हैं यानी मिडिल लेवल मैनेजर्स में उनको अपॉइंट कर दिया, बट वो इतना कम्पिटेंट ही नहीं है कि वो डिसीजन ले सके, तो उस सिचुएशन में तो उसको रिमूव करना चाहिए ना। उस सिचुएशन में तो हम ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर सकते, नहीं भी अब हमने इसको लगा दिया, अब इसको तो हम कम से कम 5 साल तक रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे कम्पिटेंट पर्सन होते हैं उनको लंबे समय तक बनाए रखना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम बहुत से इसमें बहुत से एफर्ट कर सकते हैं, जैसे कि भी उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दे, टाइमली बोनस सिस्टम दे, ताकि वो संस्था में बने रहे, ठीक है। जो लेबर टर्नओवर रेट होगी वो कम होगी, वो कब होती है, कब कि जब जो हमारे काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो खुश रहें, संस्था से खुश रहें, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिले, वो प्रॉपर मोटिवेट होते रहे, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी टर्म्स दोनों से वो क्या होते रहे, प्रॉपरली मोटिवेट होते रहे, अभिप्रेरित होते रहे, ताकि वो जो संस्था है उसमें लंबे समय तक काम कर सके, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या है, ये मोटिवेशन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हमें ये बताता है कि कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि जो इनकम्पिटेंट पर्सन्स होते हैं उनके लिए तो नहीं होता है, उनके लिए तो इमीडिएटली हमें स्नैक करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 12 जो हमारा प्रिंसिपल था वो कंप्लीट हुआ, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। इसमें यह सिद्धांत बताता है कि कर्मचारियों के कार्यकाल स्थायी होना चाहिए, ओके। इस सिद्धांत के पीछे ये मान्यता रही है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए काम पर लगाया जाता है तो उसे नए काम को सीखने में कुछ समय लगता है, अतः बार बार उसका स्थानांतरण किया गया तो बार बार नया काम सीखना पड़ेगा। एक तो उसको ट्रांसफ़र भी नहीं करना चाहिए कि जब आप किसी स्थायित्व का सिद्धांत यानी जो आप एक काम कर रहे हैं उसको उसमें ही लगे रहना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए एक पर्सन है वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, आप उसको ट्रांसफ़र करके दूसरे डिपार्टमेंट में कर देते हैं, मान ली उसने उस डिपार्टमेंट में काम को अभी सीखा है, उसको सीखे हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, उसको समझ में आने लगा है,
फ्लो में आने लगा है वो काम में, और आप उसका फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, तो फिर उसको फिर वहाँ पे एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए उसका स्थानांतरण मतलब उसको ट्रांसफ़र भी बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसको बार बार नया काम सीखना पड़ेगा। फलतः वह किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा, इफ़िशिएंट नहीं हो पाएगा। अतः कार्य कुशलता वातावरण में समन्वय करने की दृष्टि से कर्मचारियों के कार्यकाल में उचित स्थायित्व होना चाहिए, उनका बार बार स्थानांतरण नहीं करना चाहिए, इनको बार बार उनका ट्रांसफ़र भी नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब 13 प्रिंसिपल है वो है इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मीनिंग है पहलपन का सिद्धांत। पहलपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पहलपन का सिद्धांत। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन द फ्रीडम टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स, ठीक है, कि सबऑर्डिनेट को भी क्या है फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपने प्लान के बारे में बता सके। पहलपन का सिद्धांत, ठीक है, पहलपन का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्य की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने की कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो भी वो प्लान बना रहे हैं उनके बारे में वो उन प्लान को बता सके कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अच्छे कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उनके जो सुपीरियर हैं उनके सजेशन भी दे सुनने चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो इनिशिएटिव मतलब पहलपन में क्या है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट this principle state that subordinate should be given the freedom, subordinate should be given, subordinate should be given the freedom to develop and carry out their plans. And carry out their plans, ठीक है, and carry out their plans. But managers should do so within the limits of authority and discipline, ठीक है, कि फ्रीडम देनी चाहिए उनको कि वो डेवलप कर सके और कैरी आउट कर सके उनके प्लान के बारे में। बट जो मैनेजर को ये करना चाहिए वो लिमिट्स में करना चाहिए, ऑथोरिटी एंड डिसिप्लिन में रहते हुए, ऑथोरिटी के लिमिट में रहते हुए ये काम करना चाहिए, ठीक है, यानी उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए तो भी ऑथोरिटी में रहते हुए लिमिट जो ऑथोरिटी होती है उसी में रहते हुए उनको दी जानी चाहिए। दिस फ्रीडम में इंकरेज एंड इंस्पायर सबऑर्डिनेट टू इनिशिएट न्यू थिंग्स, ठीक है, ये फ्रीडम क्या करती है, एनकरेज करती है, इंस्पायर करती है सबऑर्डिनेट को, अधीनस्थ को, टू इनिशिएट न्यू थिंग्स, की नई चीज़ों को वो इनिशिएट कर सके। दिस in turn will foster creative ideas for the organization and provide satisfaction to the employee, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोवाइड सेटिस्फिकेशन टू द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसको सेटिस्फिकेशन भी इससे मिलता है, ठीक है। तो इनिशिएटिव में क्या है कि पहलपन का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्य की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कुछ सूचना देनी चाहिए, ठीक है। इससे जो अधीनस्थ होगी उनको आंतरिक सुख का अनुभव होगा, ठीक है। इससे पूरी संस्था में पहलपन का भावना विकसित हो जाए, यानी उनको प्लान करने के लिए उनको प्लान वो डेवलप कर सके, उनकी सुन सके, ठीक है, बट लिमिट, अथॉरिटी और डिसिप्लिन में रहते हुए उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, ठीक है। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय है उसमें अपनेपन की भावना आती है, उनको लगता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में उनका भी कोई स्थान है, ठीक है, उनकी भी कोई पोजीशन है, वो भी क्या है अपने
ऑर्गेनाइजेशन से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, इससे जो संस्था में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उनको संस्था के लिए क्या है, अपनेपन की भावना महसूस होती है, अपने संस्था को वो अपना मानते हैं। ठीक है, पहलपन का सिद्धांत ये बताता है। राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 14 प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल बताए हैं, अदर प्रिंसिपल भी बताए गए हैं। ठीक है, 14 प्रिंसिपल है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। ठीक है, ये 14 एंड लास्ट प्रिंसिपल है, वो है समूह भावना का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, समूह भावना का सिद्धांत। 14 प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, ये भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। समूह भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट मैनेजर शुड प्रमोट स्पिरिट द क्रॉप्स और टीम स्पिरिट एंड ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द एम्प्लॉय। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, अब ये प्रिंसिपल कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, this principle state that manager should promote manager should promote manager should promote team spirit and a sense of unity, team spirit and a sense of unity, यानी यूनिटी की सेंस, एकता की भावना, यूनिटी ऑफ सेंस एंड ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द एम्प्लॉयज। यानी जो संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनमें एकता की भावना है, टीम स्पिरिट की भावना हो, उनको लगे कि हम सब एक टीम में काम कर रहे हैं, सब प्रयास करें टीम में काम करने के लिए, यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारियों में यूनिटी नहीं है तो उसका फ़ायदा एक तो एम्प्लॉयर हैं वो लगाते हैं उनमें फूट डाल के, वो अपना मन चाहा जो भी चाहते हैं वो एम्प्लॉय से करवा सकते हैं, कि उनको पता है एम्प्लॉय में तो यूनिटी है नहीं है। ठीक है, अब वो जो भी जैसे चाहे करा सकते हैं, उनको जितने घंटे काम कराना चाहिए एक्स्ट्रा बर्डन दे सकते हैं। क्यों? एक आवाज़ तो वो कभी उठाएंगे नहीं, एक आवाज़ नहीं उठाएगी, जिसने आवाज़ उठाई उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। तो यूनिटी तो बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, एक तो ये नहीं कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे वो एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल्स होते हैं, साथ में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके लिए भी यूनिटी क्या होना है, ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, फ्योल डिक्राइड द अब्यूज़ ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी जैसे अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल, यानी जैसे अंग्रेज़ों ने भारतीयों को डिवाइड एंड रूल, उन्होंने भारतीयों को बांटा, डिवाइड किया और उन पर राज किया, वो नीति क्या है, नहीं अपनानी चाहिए। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनमें टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप में यूनिटी नहीं है तो आप पे जो राज करेगा वो आपको डिवाइड करके और फिर रूल करेगा।
ठीक है, इसलिए यूनिटी होनी चाहिए, जैसे लेबर यूनियंस बनी होती हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए। टू डेवलप टीम स्पिरिट, फ्यूल सजेस्ट दैट मैनेजर शुड नॉट फॉलो द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, उसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो नहीं करनी चाहिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का क्या होता है कि वो जो संस्था में काम करने वाले कर्मचारी उनमें फूट डाल देता है। ठीक है, किसी को फूट कैसे कि जैसे किसी को ज़्यादा मतलब वेतन दे दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को काम का बटन ज़्यादा दे दिया, किसी को नहीं दिया, यानी उनमें पहले फूट डाल दिया आपस में और फिर उस पर राज किया, अपने तरीके से राज किया। तो मैनेजर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ही आल्सो सजेस्ट दैट वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन वैन एवर पॉसिबल। ठीक है, और इसमें क्या उसको वर्बल कम्युनिकेशन यानी वर्बली बात करनी चाहिए। रिटन जो स्टेटमेंट होती है यानी जो लिखित होती है वो कम्युनिकेशन के बारे यानी कोई बात बतानी हो तो वो वर्बली बताए। ठीक है, कम्युनिकेट करें ताकि उनमें टीम स्पिरिट की भावना भी मजबूत हो। वर्बली कम्युनिकेशन होना चाहिए। रिटन जो स्टेटमेंट लिखी होती है कम्युनिकेशन कम से कम किया जाना चाहिए वैन एवर पॉसिबल जब है। तो समूह भावना का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधन की सफलता के लिए प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में समूह भावना तथा एकता की भावना का विकास करना चाहिए। इस हेतु फ्यूल ने कहा है कि प्रबंधकों को कर्मचारी से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखना चाहिए, यानी जो प्रबंधक होते हैं उनको कर्मचारी से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना चाहिए, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट कर दी। ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क यानी डायरेक्टली वर्बली उनको बताइए, उनसे संपर्क करें। ठीक है, कॉन्टैक्ट बनाएं। इस हेतु फ्यूल ने कहा है कि प्रबंधकों को कर्मचारी से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखना चाहिए। प्रबंधकों को जब भी समय मिले कर्मचारियों के साथ संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करना चाहिए, यानी जो उनके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, उनके साथ बैठ के उनके जो विचार हैं उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। ठीक है, यानी रिटन कंसेंट यानी जो रिटन जो स्टेटमेंट होती है वो ना लिखवा के उनके साथ बात करनी चाहिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट कहता है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ठीक है, और इसके जो कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।